Hello friends, welcome to an academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. I think a very interesting video for all of you and I think तुम्हें बड़ा मजा आएगा, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज आमतौर पे यूट्यूब पर भी फॉर दैट मैटर कहीं पर भी पढ़ाया जाता है तो एक आदमी पढ़ा रहा होता है एंड वी एक्सपेक्ट एवरीवन एल्स टू जस्ट ओबे अस कि वो जी जो हमने बोल दिया वही सर्व ज्ञान है, हम ही सर्वे सर्वा है, जो वॉट एवर वी आर सेइंग जस्ट हियर दैट आउट और उसी को कंटिन्यू करो, वही तुम्हारा एग्जाम है, वही तुम्हारे मार्क्स है, वही एवरीथिंग. आई डोंट थिंक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स को इतना लाइटली लिया जाना चाहिए. आई थिंक इट इज अ गुड टाइम कि हम लोग तुम्हें भी मौका दे टू ट्राई एंड यूज योर ब्रेन, टू ट्राई एंड यूज योर इमेजिनेशन, योर नॉलेज, योर कॉन्सेप्ट, टू ट्राई एंड थिंक कि इस देश का भविष्य कैसा होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक शुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री. और उस फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री के लिए यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ इम्पॉसिबल चॉइसेस के बारे में सोचे. यस, इंडिया ऑफ टुडे इज फेसिंग सम इम्पॉसिबल चॉइसेस. कुछ नामुमकिन चॉइसेस है जिनको आज हमें जवाब देना जरूरी है. सो इसके लिए रेडी हो जाओ. इसमें पोल होगा, ए या बी तुमने चूज करना है डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हें क्या लगता है व्हाट शुड इंडिया चूज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग और लेट्स सी अंडरस्टैंड कि ये सारा सिचुएशन कैसे होता है. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, राइट, एक बड़ी मेजर अनाउंसमेंट. अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके लिए आ रही है 29 ऑफ दिसंबर 11 बजे और 5 बजे. सो देयर आर 2 सेशंस, एक सुबह एक शाम है. You would stand to win chances to win laptop, smartphone, gift vouchers. All of these are available. तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और ये लास्ट यूसीएससी है ऑफ द ईयर 2024. Along with that, आपको 90% तक की स्कॉलरशिप जीतने का मौका है. आई डोंट थिंक आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए. यू कैन रजिस्टर नाउ. इसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के साथ कनेक्टेड है. आप वहां पर जाओ एंड यू कैन ज्वाइन दिस. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. अपने आप को आजमाओ. Where do you actually stand? And I think it will be a great reward for all of you. Friends, आप लोगों ने भी न्यू ईयर का रेजोल्यूशन लिया होगा ना. वैसे अनअकैडमी ने भी एक रेजोल्यूशन लिया है. अनअकैडमी ने रेजोल्यूशन ये लिया है कि जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा एस्पिरेंट्स को हम ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्रैक कराए. अब ना सिर्फ क्रैक करो, तुम्हारे हाई रैंक्स भी आए. तो उसके लिए सबसे पहली चीज जो ऑलरेडी यू ऑल ऑफ यू नो कि यार तुम्हें सारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज करनी है, मेंस टेस्ट सीरीज करनी है, हर क्लास को ढंग से अटेंड करना है. सो वंस यू टेक दिस एंटायर इकोसिस्टम का फायदा, यू नो अनअकैडमी ऑफर्स यू एन इकोसिस्टम ऑफ प्रिपरेशन, उसका फायदा उठाओगे और फिर भगवान ने किया सब कुछ, सारे के सारी चीजें ठीक बैठी तो 2026 में तुम इस एग्जाम को पक्का क्रैक करोगे. बट गॉड फॉरबिड, सब कुछ करने के बावजूद भी तुमसे ये एग्जाम नहीं क्रैक हुई फॉर वॉट एवर रीजन अंडर द वर्ल्ड, डोंट वरी, अनअकैडमी हैज योर बैक. अगला एक साल कंप्लीटली अनअकैडमी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेट करेगा, मेंटोर करेगा, कोच करेगा फॉर एबल टू टेक द नेक्स्ट ईयर. ये एग्जाम टफ है, इसमें चांसेस बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं. इवन अ 1 mark डिफरेंस कैन मीन द डिफरेंस ऑफ 1 year. But don't worry, Unacademy has your back. So just take this offer, 55% off on UPSC CSE subscription with assured success. 23,999 पे ये अवेलेबल है और बहुत ही अच्छा मौका है. Don't miss this. This is our resolution. All you have to do is use the code SIDLIVE, SIDLIVE, and this is an amazing offer. Please याद रखना, बहुत सारे नए बैचेस आ रहे हैं. Whether it is Hindi, whether it is English, whether it is bilingual, make sure that you use the code SIDLIVE and take the full advantage of this offer. Either ways, topic start करते हैं. रेडी हो जाओ, पेन पेपर ले लो. मैं तुमसे 5 सवाल पूछने वाला हूं और पांचों के पांचों प्रश्न एक से बढ़कर एक डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये इम्पॉसिबल आंसर्स है. राइट, इम्पॉसिबल है इन द सेंस कि आपको बढ़ चढ़ के अपना कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा. लेकिन कहते हैं ना, मुझे पता नहीं किसने बोला था, वो बोलते थे कि यू जस्ट डोंट नो इट इज पॉसिबल टिल द टाइम इट बिकम्स पॉसिबल. मेरी बात समझना, किसी ने कर दिया होता है ना तो फिर उसके बाद वो पॉसिबल लगने लगता है. लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. सो एक टाइम तक सोचा जाता था माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा ही नहीं जा सकता. बोला जाता था
कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जो एक इंसान का लंग्स है या उसके जो पूरा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो बॉडी है, वो रेडी नहीं है. इट इज नॉट बायोलॉजिकली पॉसिबल टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट. लेकिन फिर टेंजिंग हिलरी चढ़ गए और उसके बाद अब हर एक आदमी ने बोला ये तो मुमकिन है. एंड आज टूरिस्ट ग्रुप्स जाते, माउंटेनियर ग्रुप्स जाते और एक बिजनेस बन गया नेपाल में कि जी जो भी आएगा वो माउंट एवरेस्ट चढ़ा के देगा. समिट तक पहुंचना अब एक बड़ा आसान काम हो गया, उसकी कभी खबर भी नहीं बनती. आई एम नॉट सेइंग इट इज इजी, बट आई एम सेइंग इट इज पॉसिबल. उसी तरह से आज मैं जो तुमसे सवाल पूछने जा रहा हूं, इनके प्रश्न आज नामुमकिन लग रहे, लेकिन तुम्हें इसका जवाब देने पड़ेंगे, बिकॉज आने वाले वक्त में हमें इन इम्पॉसिबल क्वेश्चंस को जवाब देना पड़ेगा. जैसे जब हम आजाद नहीं हुए थे तब ये लोग फैसला कर रहे थे, इसी को विजनरी लोग बोलते, तब ये फैसला कर रहे थे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या होगा. नेहरू रिपोर्ट में आ गया था, ऑल ऑफ दैट. सो आज क्या तुम कुछ सवालों के जवाब देने को तैयार हो? मेरा पहला सवाल, और एज आई टोल्ड यू ये सारे के सारे इम्पॉसिबल क्वेश्चन है, सो इतने ईजी होंगे नहीं. इसमें बहुत सारे डायलेमा होंगे, इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट ऐसे होंगे जिनको हम ये नहीं बोल सकते कि दीस आर इजी. तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है. ओके, तो इनका हल है, बिकॉज ये प्रॉब्लम ही इतनी सारी डिफिकल्ट है दैट आई थिंक वी नीड सम वेरी इंटेलिजेंट आंसरिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू. लेट्स पे क्लोज अटेंशन और समझने के लिए रेडी हो जाओ. पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए. आई होप एवरीवन इज रेडी. मेरा पहला प्रश्न आप सब लोगों से है ये, क्या कि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चूज करनी चाहिए या हमको चाइना जैसा मॉडल जिसमें सेंट्रलाइज्ड रूल होता है उसको चूज करना चाहिए. तो डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने जब चूज की थी तब हमने इंग्लैंड से कॉपी किया था, राइट. रादर मोटिवेशन हुए थे. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंग्लैंड में प्रैक्टिस होती थी और हम लोगों ने सोचा कि वी वर यूज्ड टू इट. वर्ड क्या था? वी वर यूज्ड टू इट. हमें आदत सी थी, हमने उसको देखा हुआ था, हमने सोचा यही ठीक रहेगा. जो लोग पॉलिटी के स्टूडेंट्स हैं उसको एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर बोलते हैं, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है. इस बेसिस पर हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा था. मैं फिर बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई एंड अंडरस्टैंड एक एक वर्ड, बिकॉज मैं यहां पे कभी भी टाइम पास नहीं करता हूं. मुझे आता नहीं है उस तरह का टाइम पास करना जिस तरह में सिर्फ शेरो शायरी मोटिवेशन होता है. मैं हमेशा पढ़ाते टाइम हंसाता हूं और माहौल ठंडा रखता हूं, बट आई ऑलवेज दी सीरियस थिंग. एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? कि जो विधायिका है जिसको तुमने इलेक्ट किया है, जो एमपी बन गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो सरकार के ऊपर अंकुश रखेंगे, एग्जीक्यूटिव को खींच के रखेंगे. कैसे खींच के रखेंगे? खींच के रखेंगे बाय आस्किंग क्वेश्चंस. प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे, वो पूछेंगे, बड़े शार्प पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सरकार को हमेशा ऑन द एज रखा जाएगा कि जी तुम जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास ताकत है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास बहुमत है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास सरकार बन गई, डज नॉट मीन कि तुम जो दिल करे वो तुम कर सकते हो. इसी इरादे से फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर रखकर हमको पार्लियामेंट गिफ्ट दे दिया. वेरी गुड. सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक पार्ट था एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर. दूसरा पार्ट ये था ऑब्वियसली विच इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट कि पार्लियामेंट सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है. बिल्कुल सही बात है. पार्लियामेंट का काम होता है लॉ बनाना. सो वहां पर डिबेट होगी, वहां डिस्कशन होगी, वहां अच्छी अच्छी बातों को रखा जाएगा, सब अपने अपने विचार रखेंगे. जब बोला जाता है ना कि वी बिकम्स ग्रेटर देन आई, वी, हम सब मिलकर जो सोच सकते हैं वो किसी एक के सोचने से बेटर होगा. दिस इज कलेक्टिव विजडम. इस बेसिस पर पार्लियामेंट सोचा गया. एज अपोज टू दैट, ये जो चाइना वाले हैं ये लोग विचित्र है. क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ अलग ही बात बोलते हैं. यहां पर जी जिनपिंग, मैं कहता 2008 में बना था ये, 2008 से भाई इन्होंने तो कसम खा ली जी हम नहीं छोड़ेंगे. प्रैक्टिकली ये प्रेसिडेंट फॉर लाइफ है. अब बोले ना माने, चाइना को फोन करके पूछोगे कि चाइना मालूम है तुम्हारे यहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, एक ही के हवाले छोड़ दिया गया. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही सर्वे सर्वा है वहां पर. जीता तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, हारा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना.
और जी जिनपिंग क्योंकि वहां का हेड हो गया, तो जी जो वहां के राष्ट्रपति चाहेंगे वही होगा। अब इसको सेंट्रलाइज रूल बोलते हैं। चाइना बोलता है हमारे यहां पे चुनाव होता है, होता ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा चुनाव क्या कि अगर हम जीते तो हम जीते, तुम हारे तो भी हम जीते, तो आइदर तुम हार गए तो, क्योंकि दोनों साइड से एक ही पार्टी है। सो ये एक अलग ही रूल है। अब ये है सेंट्रलाइज्ड रूल। मैं कहीं पर यहां पर जज करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जवाब तुमने देना है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगर मैं परफॉर्मेंस देखूं आजकल की, अब मैं ज्यादा तो दूर तक नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो आजकल की बातें कर रहा हूं। तुम लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा सेशन वॉश आउट। सेशन वॉश आउट का मतलब समझते हो कि पूरा का पूरा सत्र खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। अगर तुम ये दूसरी न्यूज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है विंटर सेशन जो अभी खत्म हुआ है, 28 नवंबर 2024 की खबर है, ये ज्यादा दूर की खबर नहीं है। पार्लियामेंट वॉश्ड आउट अगेन अमिड अप्रोर। तुम इसको ध्यान से पढ़ नहीं पाओगे, लिखा है इसमें पार्लियामेंट फेल टू ट्रांजैक्ट एनी सिग्निफिकेंट बिजनेस। ओके, कोई काम ही नहीं हो रहा, या तो बहस हो रही है तो इस तरह की बहस हो रही है जिसका कोई अंत नहीं है, या फिर वॉकआउट्स हो रहे हैं, विपक्ष उठ के निकल जाता है, या फिर एक दूसरे पर ऐसी टिक्का टिप्पणी होती है जिसका एक्चुअली ना तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर से कोई लेना देना है, ना सिर्फ कोई कानून हो रहा है कि इससे रिलेटेड है, ना कोई सब्सटैंशियल डिबेट एंड डिस्कशंस हो रही है, डिले हो रहे जा रहा है, पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है। 5 साल का पार्लियामेंट का काम जितना होना चाहिए था वो 20 साल में ना होगा। इस बेसिस पे पॉलिसी पैरालिसिस हो के बैठ गए। तुमने जब पार्लियामेंट सोचा था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सोची थी, तो ये थोड़ा ना सोचा था, तुमने सोचा था वी विल बी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर देन आई। तुमने सोचा था यहां पर डिबेट होगी, यहां डिस्कशन होगी, यहां काम की बातें होंगी, यहां सब अपने अपनी बातें रखेंगे, सब पढ़ के आएंगे, सब सोच के आएंगे, सब अपनी बातें रखेंगे, उसके बाद जो निकल के आएगा वो एक सॉलिड कानून होगा जो पूरे देश के काम आएगा। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनल रिमार्क्स कर रहे हैं, बार बार पॉलिसी रोकी जा रही है। इतना हद हो गई है कि प्रधानमंत्री जी को एक्चुअली जाकर पार्लियामेंट के पहले डे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि जी प्लीज यार पार्लियामेंट चलने दो, राइट? इस तरह से तो सारा काम ही रुक जाएगा। आई एम नॉट सेइंग एंड आई एम नॉट फेवरिंग एनी वन। जो विपक्ष में हुआ है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, उसने अपने अपने तरीके से सवाल जवाब किए, लेकिन अब जो हो रहा है वो कुछ हद से ज्यादा नहीं हो रहा? तुम्हें नहीं लग रहा? और एज अपोज टू दैट, अगर हम चाइना की बात करें जहां पर ये चल रहा है सेंट्रलाइज रूल, भाई वहां पर सुबह सोचा जाता है, शाम को फैसले हो जाते, राइट? शाम को सोचा जाता है, अगले दिन तक सब कुछ एग्जीक्यूशन के हद तक आ जाता है। कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि क्या हम लोग को जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इज इट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट नीड ऑफ इंडिया? आज इंडिया स्लो मूविंग कंट्री नहीं है, आज हम लोग एक बहुत प्रोग्रेस कंट्री है, और आगे आगे और ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी जिसमें हमें क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे, हमें फैसले करने पड़ेंगे। हमें चाइना हमारा नेबरहुड में, हमें उसको हराना है। इतना सोच के देखो, वो हमसे मेनी टाइम्स आगे हो गया है। परसेंटेज की बात नहीं हो रही, अब मेनी टाइम्स आगे हो गया है। आगे आने वाले क्या चैलेंजेस, क्या पार्लियामेंट रेडी है या फिर नहीं है, मुझे नहीं पता, इसका जवाब तुम दोगे। सो यू हैव टू आंसर विच वन वुड यू चूज, ए और बी। क्या तुम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से आज भी संतुष्ट हो एंड वुड यू लाइक इट टू कंटिन्यू, या फिर तुम चाहते हो कि सेंट्रलाइज रूल हो, इन द सेंस कि चाइना जैसा कुछ मॉडल लेकर जाए। मैं नहीं बोलता कि चाइना ही बन जाओ, मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि इज देयर एन ऑल्टरनेटिव पॉसिबल टू ऑल ऑफ दिस? ये सोचने वाली बात है। और मैं चाहता हूं कि तुम, क्योंकि यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम ना ऐसे टाइम पास में जवाब मत देना, यस और नो या ए और बी, नो, मुझे देना ना। आई वॉन्ट टू हियर दिस, सी दीज कमेंट्स। तुम चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हारे कमेंट जरूर पढ़ता हूं, ओके? कुछ बिल्कुल ही यूजलेस होते तो उनको मैं इग्नोर कर देता हूं, लेकिन मैं आमतौर पर देखना चाहता हूं कि इस देश का भविष्य, जो अपने आप को आईएएस ऑफिसर देखना चाहता है, उतना दिमाग है, व्हाट वुड योर आंसर बी? पहले बताओ ए या बी, फिर ए अगर दे रहे हो तो वाई ए, और बी अगर दे रहे हो तो वाई बी। गिव मी अ रीजन दिस, एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी एन इजी सोल्यूशन। और ऐसे स्नैप पोल जैसे मत कर देना ए और बी, ये कोई
टाइम पास नहीं हो रहा, ये कोई ऑनलाइन रम्मी नहीं खेली जा रही, ऑनलाइन पोकर नहीं खेला जा रहा। आराम से सोच समझ के रीजन आंसर देना। इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर अ कंट्री एट द स्टेज ऑफ विच इंडिया इज राइट नाउ, या फिर शुड वी थिंक ऑफ सम ऑल्टरनेटिव जिसमें सेंट्रलाइज रूल, क्विक डिसीजंस की बात आ रही हो। लेट मी सी क्वेश्चन नंबर 2। तो पहला क्वेश्चन, आई होप तुम समझ सकते हो इस पूरे वीडियो का थीम, राइट? तुमको अब मजा आने लग जाएगा। यूल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस इन अ फार बेटर वे कि मैं ये क्यों बना रहा हूं ये वीडियो। लेट्स लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज इवन मोर प्रेसिंग, एंड ये क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म या फिर रिस्ट्रेन्ड जज। तो पहली बात है कि जी जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म? आमतौर पे कोर्ट का काम क्या होता है? आमतौर पे कोर्ट का काम होता है जी, जैसे ही कोई कोर्ट में केस आता है, उस कोर्ट के केस के मद्देनजर कौन गवाह ने क्या बोला है, क्या सबूत आया है, व्हाट आर द लॉ पॉइंट्स, इन अदर वर्ड्स एक रिस्ट्रिक्टेड दीवार, इट्स रिस्ट्रिक्टेड 4 वॉल्स में कोर्ट अपना काम करता है। मुझे मेरे कोर्ट से ये एक्सपेक्टेशन तो है ही ना कि जी जो मैं केस लेकर आया हूं उसके मद्देनजर जो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है उसको कंसिडर करो, पिछले के लॉ देखो, लॉ प्रीसिडेंट देखो, इंटरप्रिटेशन करो और कर दो। हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया में, हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस में एक नॉट वेरी स्ट्रिक्टली लेकिन फिर भी देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज सेपरेशन ऑफ पावर। शक्तियों को डिवाइड किया गया है। तो हमारे स्टेट को, राज्य को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, हर एक का अपना अपना रोल है। दे आर परफॉर्मिंग देयर ओन रोल। अगर तुम यूएस से चले जाते, आप अमेरिका चले जाओ, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ोगे तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट डिवीजन है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। कार्यपालिका केवल अप्लाई कर सकता है कानून को, विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव केवल लॉज बना सकता है, और न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी केवल लॉज को इंटरप्रेट कर सकता है। इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट नहीं है ये, राइट? है लेकिन फिर भी इतना नहीं है। हम कुछ हद तक एक दूसरे की टेरिटरी में जा सकते हैं, कुछ हद तक एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की टेरिटरी में जा सकता है, कुछ हद तक जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की टेरिटरी में जा सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो जैसे राष्ट्रपति जी है, प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। अब ऑर्डिनेंस तो लॉ होता है, अध्यादेश तो लॉ होता है। कैटेगोरिकली स्पीकिंग और इजीली टू अंडरस्टैंड हम ये बात बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव के इलाके में चला गया। लेजिस्लेटिव का काम था लॉ बनाना, कार्यपालिका का काम था अपना काम करना, लेकिन वो चले गए। कुछ रेयर केसेस में वो चले जाते। अब यही बात मैं अगर जुडिशरी की बात करूं तो न्यायपालिका का काम है जी लॉ को इंटरप्रेट करना। ए और बी का केस आया, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट देख लिया, लॉ का इंटरप्रिटेशन है। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इंटरप्रिटेशन। गोलकनाथ केस, इंटरप्रिटेशन, एक्सेट्रा। लेकिन अगर मैं तुम्हें 2-3 जजमेंट्स बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात बोलूं कि पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, ओके, और पार्लियामेंट ने बोला कि यार ऐसा होना चाहिए कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई नहीं होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस, कुछ भी मैं एग्जांपल बना। एंड ये काम पार्लियामेंट ने कर लिया, उनका काम लॉ बनाना था। नाउ जुडिशरी कम्स एंड जुडिशरी सेज, ये तो लॉ ही गलत है। क्या? ये तो लॉ ही गलत है। अब उसी तरह से कल जुडिशरी एक लॉ पास कर देता है, एक ऑर्डर दे देता है, कोई दिवाली का फायर क्रैकर नहीं जलाएगा, पटाखे नहीं जलाएगा। अरे भैया ये तो मंत्रियों का काम है ना, मंत्री ऑर्डर पास करेंगे तो मना हो सकता है कि जी पटाखे जलाने नहीं जलाने। लेकिन अब तो जुडिशरी ने फैसला कर दिया। तुमने मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार डायरेक्शन दे दी कि नहीं जी दिवाली में फायर क्रैकर्स नहीं बजेंगे, पटाखे नहीं जलेंगे। अब तो बहुत सारे स्टेट्स को बोल दिया, हरियाणा को भी बोल दिया, एक्सेट्रा। तुम्हें मेनी अ टाइम्स जजमेंट को सुनते हुए यह लग रहा होगा कि साहब ये जो काम है ना, ये एग्जीक्यूटिव का काम था, ये लेजिस्लेटिव का काम था, लेकिन जुडिशरी कर रहा है। ऐसे जजेस को या ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म। एज अपोज टू दैट, जो जज अपना काम से काम रखे, काम से काम मतलब जो
हमारे सो कॉल्ड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में ना आए, उसको माना जा सकता है एक रिस्ट्रेन्ड जज। अब प्रॉब्लम यह है कि इसका सवाल इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें इन कार्टून्स को देखोगे तो तुम्हें बहुत जगह दिखाई देगा, यहां पर आपको वीडियोज में दिखाई देगा, तुम्हें शायद यहां पर दिख नहीं रहा, ये कार्टून है सतीश आचार्य का, ये बोलते जुडिशरी वर्सेस लेजिस्लेचर डिबेट, कि जी लेजिस्लेचर ज्यादा स्ट्रांग है कि जुडिशरी ज्यादा स्ट्रांग है। यहां पर लिखा है जुडिशियल ओवर रीच इन सम वर्डिक्ट्स। ये मालूम है किसने बोला है? ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्टेटमेंट है। ऑर्गन्स ऑफ स्टेट मस्ट रिस्पेक्ट देयर लिमिट्स, सेज वाइस प्रेसिडेंट। जगदीप सिंह धनखड़ साहब बोलते हैं कि जी ये कैसे कर रहे हो, हाउ कैन जुडिशरी गेट इनटू द टेरिटरी ऑफ लेजिस्लेटिव? पूरा सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आप ये कैसे कर रहे हो? जब भी तुम अपनी टेरिटरी को छोड़ के आगे जाओगे, जब भी तुम अपनी टेरिटरी को छोड़ के आगे जाओगे, क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। ऐसे कार्टून्स बनेंगे ही बनेंगे, ऐसे कमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे। सो ये पार्ट हुआ जुडिशियल एक्टिविज्म का। बिफोर यू आंसर, मैं तो आंसर ही नहीं दे रहा आज, बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन, अगर यही प्रश्न मैं जजेस से पूछ लूं कि माय लॉर्ड्स वाई आर यू डूइंग दिस, आप ये कर ही क्यों रहे हो, राइट, आप ये टेरिटरी में आ ही क्यों रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस? तो जुडिशरी के या जजेस के थॉट प्रोसेस को समझो। जजेस बोलेंगे कि हमारा काम सिर्फ कानून के किताबों के काले अक्षर पढ़ना नहीं है, हमारा काम न्याय करना है, हमारा काम जस्टिस करना है। और जस्टिस करने के लिए कई बार हमको उस टेरिटरी में जाना पड़ता है जो कि एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव की टेरिटरी है। हमारे पास जब कोई आदमी या कोई भी पर्सन न्याय की उम्मीद में आता है तो उसको इस बात से थोड़ा ना मतलब होता है कि यह काम एग्जीक्यूटिव का है कि लेजिस्लेटिव का है। उसका काम तो सिर्फ यह है ना कि मुझे न्याय मिले, द एंटायर कॉन्टेक्स्ट इज न्याय। और वो न्याय करने के लिए मेनी अ टाइम्स वी हैव टू क्रॉस दैट बाउंड्री, वी हैव टू क्रॉस दैट लक्ष्मण रेखा एंड गो टुवर्ड्स द टेरिटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, क्योंकि शायद वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। सो उसको बोला जाता है, अब उसी को तुमने नाम दे दिया जुडिशियल एक्टिविज्म, उसी को नाम दे दिया, थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज कर दोगे तो उसी को बोलोगे जुडिशियल ओवररीच, और वो तुम्हारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। नाउ इट इज नॉट एन इजी चॉइस, मैंने तुम्हें आज का वीडियो बताया, ये इम्पॉसिबल चॉइसेस है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जजेस सिर्फ अपना काम से काम रखे, सो टू से, इन द सेंस कि वो जो काले अक्षर ऑफ लॉ लिखा है क्या उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करते चले जाए, या फिर वो वही करे जिसको हम लोग एक्टिविस्टी जजेस बोलते हैं, जिसको आज क्रिटिसाइज किया जा रहा है जुडिशियल ओवररीच? वेयर डू यू ड्रॉ लाइन? अब तुम्हें ये लाइन ड्रॉ करना ऐसे भी इतना आसान नहीं होता, बिकॉज मुझे कैसे पता चलेगा ना, कोई ऐसा तो बॉर्डर तो है नहीं कि जी 2 किलोमीटर अंदर जाओगे तो ही आप किसी के बॉर्डर में चले जाओ। होने को किसी भी चीज को एक्टिविज्म बोला जा सकता है, और उसी चीज को बोला जा सकता है कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा एक्टिविस्टी हो गए, थोड़ा सा ज्यादा एक्टिविस्टी हो गए तो वो ओवररीच होने लग जाता है। दिस इज ऑल सब्जेक्टिव। सो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, विच वन वुड यू चूज? तुम क्या चूज करोगे? वुड यू चूज ए, यानी कि वुड यू चूज एन एक्टिविस्टी जज रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जी ये तो ओवररीच कर रहे, वुड यू चूज समबडी लाइक दैट, और वुड यू चूज ना जी बैठे रहो शांति से? मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, प्लीज डोंट राइट ए बी एंड फिनिश इट ऑफ। जो भी तुम चूज करोगे उसका रीजन होना चाहिए, बिकॉज जिम्मेदारी से सोचो कि देश तुमसे उम्मीद कर रहा है कि इस देश का भविष्य क्या फैसला करेगा फॉर द टाइम्स टू कम। वुड यू चूज दिस, वुड यू चूज दैट? इन आइदर वेज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसका अच्छा बुरा तुम्हारा है। वुड यू बी एबल टू राइट समथिंग और नॉट? और मैं चाहूंगा कि तुम ये क्वेश्चन सबसे पूछो, अपने सारे कंटेम्पररीज, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछो, उनको आके बोलो कि लिखो, हिम्मत है तो लिख के दिखाओ क्या चाहिए तुमको इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन नंबर 3, तो आई होप तुम्हें बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, राइट? तो तुम लोग आमतौर पे यूट्यूब पर आते हो, टाइम पास करते हो, चले जाते हो, और आज मैं तुमसे बड़े कठिन प्रश्न पूछ रहा हूं
लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अ खतरनाक क्वेश्चन कमिंग योर वे. द खतरनाक क्वेश्चन कमिंग योर वे इज द चॉइस बिटवीन फ्री मार्केट और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फ्री मार्केट. क्या बात कर रहे हो यार, ये कैसी बात हुई? सो फ्री मार्केट होती है और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फ्री मार्केट. सबसे पहले तो अपने आप में ये बड़ा ही मेजर विरोधाभास है, राइट? कि गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फ्री मार्केट क्या होती है? फ्री मार्केट विच इज द बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म वॉज बेस्ड ऑन अ फाउंडेशनल आइडियोलॉजी कि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वो खुद फैसला कर लेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. सिंपल एज दैट. मार्केट इज द किंग, राइट? गुजराती में बोलते हैं खाते में खुदा है, राइट? जो जीत गया वो इसीलिए जीता क्योंकि उसको मार्केट फोर्सेस समझ में आ गए, राइट? मार्केट किसी की सगी नहीं है, मार्केट किसी की दुश्मन नहीं है. तुमने अगर ऐसी चीज ली या ऐसी चीज में व्यापार कर रहे हो या ऐसे चीज में इन्वॉल्व हो जिसमें डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो भाई तुम्हारे प्राइसेस बढ़ेंगे, तुम्हें मुनाफा होगा, तुम्हें प्रॉफिट होगा. और ऑपोजिट जाओगे तुम्हारा नुकसान होगा, प्राइसेस डाउन होंगे. सिंपल एज दैट. इसको मार्केट फोर्सेस बोला जाता है और यही समझना. प्रॉफिट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, राइट? ये बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म था. तो जो जीत रहा है वो इसलिए जीत रहा है क्योंकि उसको मार्केट समझ में आ रही है या मार्केट उसको फेवर कर रही है. बट ऐसा नहीं है कि यह जी वो कोई अमृत चख के आया हुआ है. ओके, हो सकता है कल वो गलत फैसला करे और जी बाय बाय. तो हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को बर्बाद होते हुए देखा, बहुत सारी प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज को अरबों रुपया कमाते हुए देखा है. यह था बेसिस ऑफ कैपिटलिज्म. फिर धीरे धीरे यह होने लग गया कि ये जो कैपिटलिज्म वाला पार्ट था इसमें लोगों को बुराइयां दिखने लग गई. उसमें बोला कि ये ऐसा नहीं होता. जो रिच हो गया ना, जिसको पहले पैसा आ गया, फिर वो जो सोर्सेस है जिससे बिजनेस होता है, जैसे जमीनें हैं, माइंस है, फैक्ट्रीज है, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे वर्ड यूज किया कार्ल मार्क्स ने, वो उसको ना कब्जा कर लेते, मोनोपोली कर लेते. फिर उसके बाद बाकी जो पीछे छूट गए, हो सकता है वो सिर्फ इसलिए पीछे छूट गए क्योंकि वो पैदा ही नहीं हुए थे या बाई चांस उस ज्योग्राफी में आए ही नहीं थे, उस एनवायरमेंट में आए ही नहीं थे. अब जब वो उस मार्केट में आना चाहते हैं तो वो तुम आने ही नहीं देते, वो कब्जा कर लेते, एंट्री बैरियर्स बना देते हो. मान के चलो कि जी मैं पहला ऐसा पर्सन था जिसको कोयले की खान दिख गई, राइट? तो मैंने कोयला लिया, मैंने कहा ओहो इसकी तो डिमांड है, मैं उससे प्रॉफिट कमाने लगा. फिर मेरे भाई भी आ गया, मेरे दोस्त भी आ गए, मेरे रिश्तेदार भी आ गए, थोड़े बहुत और 50-100 लोगों ने, हम लोगों ने सारी माइंस खरीद ली. अब हमने 20 साल में वो माइंस खरीद ली, अब सारा कोयला हमारा, राइट? अब कोई भी तीसरा चौथा बाद में भी आएगा, हम बोलेंगे चले बाहर निकल यहां से, तू काम कर हमारे साथ, ओके? तू हमारी नौकरी कर, लेकिन हम तुम्हें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करने देंगे. तो देखा जाए तो मैं बन गया हैव्स, ये बन गए हैव नॉट्स. हम बन गए बुर्जुआ, ये बन गए प्रोलेटेरिएट. हम बन गए मालिक, ये बन गए नौकर और वर्कर्स. कार्ल मार्क्स को इसी बात से ऐतराज था. कार्ल मार्क्स बोला कि जी इसी बेसिस पर अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है. तो कार्ल मार्क्स ने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी कि जी ऐसे नहीं होगा, कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया बर्बाद कर देगा. तो उसने बड़े बड़े ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए. उसने वर्कर्स को बोला यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स. तुम गुलाम बन गए हो, उठो और इन प्राइवेट प्रॉपर्टीज को अबॉलिश करवा दो, उड़ा दो, स्टेट को भी उड़ा दो, सब कुछ उड़ा दो, रेवोल्यूशन कर दो और कम्युनिज्म ले आओ. तो वहां पर एक नया फैशन आ गया, कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म. बड़ा फेमस हुआ, ये इतना फेमस हुआ कि कैपिटलिस्ट लोगों के हाथ पांव ठंडे हो गए क्योंकि हर एक ज्यादातर, आई होप यू अंडरस्टैंड, 50 लोगों के कैपिटलिज्म की जगह 50,000 वर्कर्स होते. तो नंबर्स किसके फेवर में थे? नंबर्स थे कम्युनिस्ट के फेवर में. प्लस यूएसएसआर बन गया था, सोवियत यूनियन बन गया, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री में कम्युनिज्म फेमस हो गया. अब कैपिटलिस्ट लोगों को लगा उनकी दुकानें होने वाली है बंद, तो उन्होंने एक मॉडिफिकेशन किया. बोला ये कैपिटलिज्म को विलेन बनाया हुआ है ना इन्होंने, फ्री मार्केट्स को विलेन बनाया हुआ है ना, तो कम्युनिज्म हीरो बन रहा है और कैपिटलिज्म विलेन बन रहा है. तो इन्होंने एक मिडिल रास्ता निकाला और उस मिडिल रास्ते को बोला जाता है
गवर्नमेंट कंट्रोल्ड फ्री मार्केट। बोला हम इतना भी बुरा हाल नहीं करेंगे तुम्हारे लिए कि फ्री मार्केट होगी, बिकॉज फ्री मार्केट होने की वजह से कुछ लोग अमीर से अमीर होते जाएंगे, जो जीत गया वो सिकंदर बन जाएगा, बाकी सब बंदर हो जाएंगे। सो दैट वोंट वर्क। इससे अच्छा कुछ हद तक फ्री मार्केट रहने दो और हम भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। वी विल इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी जहां भी उनको ऐसा लगता है या तो कुछ गड़बड़ हो रही है, या मोनोपोलाइजेशन हो रही है, या फिर किसी का हक मारा जा रहा है, या फिर कोई इतना गरीब हो गया है या इतना डिसएडवांटेज हो गया है कि उसको हमारी मदद की जरूरत है, तो हम उसको सब्सिडी देंगे, फ्री लोन दे देंगे, लोन माफ कर देंगे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक विचित्र हाइब्रिड मॉडल हो गया। ना ये पूरी तरह से कैपिटलिस्ट रहा, ना ये पूरी तरह से कम्युनिस्ट रहा, इज समवेयर इन द मिडल। इसको कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट बोला जाने लगा, राइट। और अलग अलग लेवल तक अलग अलग सरकारों ने अलग अलग हद तक कंट्रोल करके रखा। अब कैपिटलिज्म तो आ गया। अब मैंने अभी अभी जो तुम्हें आखिरी लाइन बोली है ना, इसको जरा एक बार अपने दिमाग में दोहराना। अलग अलग सरकारों ने अलग अलग लेवल तक कंट्रोल किया। मैंने फिर पिछले टॉपिक में भी यही बात बोला था कि किस हद तक जाना है इसकी कोई लाइन नहीं होती कि जी 2 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो उतना कंट्रोल अलाउड है, उसके पहले उससे ज्यादा मत करना। कंट्रोल तो कंट्रोल होता है। मतलब एक जगह पे तुम्हें ऐसे भी बातें सुनाई देगी कि यार मार्केट फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक जगह पे तुम्हें ऐसी बातें भी सुनाई देगी कि प्लेन पॉपकॉर्न पे अलग रेट है, पैकेज पॉपकॉर्न पे अलग टैक्स रेट है, कैरामल 18%। यार ये हो क्या रहा है? मतलब पहले मैं इतना दिमाग लगाऊं कि पॉपकॉर्न में मैं क्या डालूं, नमक डालूं कि सूखे डालूं कि मैं उसमें कैरामल डालूं, क्या मैं कर क्या रहा हूं? अरे डिमांड है तो सप्लाई आएगी, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइसेस कम होंगे, डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे। इतना तो मुझे समझ में आया। लेकिन क्या मैं अब सरकार को इस लेवल पे बोल सकता हूं कि सरकार तुम कुछ जरूरत से ज्यादा कंट्रोल कर रहे हो, कि तुम ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर रहे हो? क्योंकि मैं 1991 के बजट के बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को बड़ा इमोशनली ले चुका हूं, राइट। मेरे हिसाब से कि जी पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा मॉल बन गई है, एक बहुत बड़ा बाजार हो गई है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई है। चाइना आगे भागे जा रहा है, अमेरिका अभी अचानक वापस भागने लग जाएगा जैसे ट्रंप साहब सरकार में आ जाएंगे। पूरी दुनिया कंपीट कर रही है। और आज क्या मार्केट पर छोड़ देना चाहिए कि या देखा जाएगा, यार देखे जरा किसमें कितना है दम, ये देखा जाएगा, या सरकार को आज भी कंट्रोल की मजे है? यार जितना दिल करे 5%, 12%, 18%, 28%, 36%, यही सब करते रहेंगे। What is the remedy for the future? क्या सरकार को यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए मार्केट फोर्सेस पे? देखा जाएगा क्या होगा। जिसके तरफ सरकार का या जिस तरफ मार्केट जिसको फेवर कर रही होगी उसकी तरफ जाने चाहिए, या फिर सरकार को अलाउ करना चाहिए कि जी जितना कंट्रोल करना है कर लो, ओके 12% लगाओ, 18% लगाओ, राइट। कभी कौन से पॉलिसी ले आओ, कभी कौन सा लॉ ले आओ, कौन सी पॉलिसी अलाउड है, कहां पर अलाउड है, कौन से एप्स चलेंगे, कौन से एप्स नहीं चलेंगे, ऑनलाइन गेमिंग चलेगी, ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन? बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। और मुश्किल क्वेश्चन में तुम्हें इकोनॉमी मालूम होना चाहिए, पॉलिटी मालूम होना चाहिए, कुछ हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स मालूम होने चाहिए, और सोच समझ के आंसर देना कि ए आंसर होना चाहिए कि बी। मैंने तुम्हें पहले ही बोला है इस टॉपिक का, इस वीडियो का नाम ही इम्पॉसिबल चॉइसेस है। आसान चॉइसेस होते तो मैं तुमसे थोड़ा ना पूछता। मैं तो इसलिए तुम्हें पूछ रहा हूं क्योंकि ये इम्पॉसिबल चॉइसेस है। बड़ी हिम्मत की जरूरत है और बड़े दिमाग की जरूरत है फॉर यू टू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। रेडी हो? तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन विच इज द फोर्थ क्वेश्चन कमिंग योर वे, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर देने की कोशिश करना। लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। ये खतरनाक क्वेश्चन आजकल बड़ा न्यूज में कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे कि रूल ऑफ द मॉब को फॉलो करेंगे। मॉब फॉर दोज पीपल जो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, मॉब इज भीड़, भीड़ तंत्र।
देखो, डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं उसमें भी तो नंबर्स की कहानी है। डेमोक्रेसी में भी तो नंबर्स ही तो है। जिसने जिसको ज्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट कर लिया, वोटर्स ने ज्यादा वोट किया, सीट्स मेरे पास ज्यादा गई, मेरे पास सरकार है। बिल्कुल सही बात है। अब नंबर्स की कहानी भीड़ में भी है। जो ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके दिल्ली की सड़कों को बंद कर देता है जी, उसकी भी चल सकती है। अगर नंबर्स की कहानी है तो चाहे वो वोट कराने के लिए हो, चाहे भीड़ जमा करके एक पूरा का पूरा शहर बंद करने की हो, या रेलवे लाइन को बंद कर दो, या हाईवे को बंद कर दो, या जुलूस निकाल लो, या धरने पे बैठ जाओ, भीड़ तो भीड़ है, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। रूल ऑफ लॉ में जब भीड़ यानी कि जो वोटिंग होती है वो एक जायज फॉर्म है, वो लेजिटिमेट है, वो अकॉर्डिंग टू द लॉ है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा लॉ बोलता है यूनिवर्सल एडल्ट सफराज, हमारा लॉ बोलता है डेमोक्रेसी, लेजिटिमेसी है, जायज सरकार है। और वही रूल ऑफ मॉब करवा वो भी रहे लेकिन हाथ टेढ़ा करके। ये दम तो भीड़ में है। ओके, किसके पास कितने नंबर्स है उसी से फैसला हो रहा है। रूल ऑफ लॉ में भी वही फैसला हो रहा है लेकिन वो एक जायज फॉर्म में हो रहा है। और रूल ऑफ मॉब में भी भीड़ तंत्र, तो इधर जनतंत्र है इधर भीड़ तंत्र है, नंबर्स दोनों तरफ है लेकिन काम भी तो वही करवा रहे। लेकिन धीरे 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 हमने कई बार देखा है कि भीड़ सरकार पे हावी हो जाती है। दिल्ली बंद हो गया, सड़कें बंद हो गई, रेलवे ट्रैक पे ब्लॉकेज हो गई। अब मानो हमारी बात, क्या हुआ उस सरकार को जिसको कि जनतंत्र के फॉर्म में, एक लेजिटिमेट फॉर्म में चुना गया था, उसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। तो भीड़ तंत्र चलेगी कि जनतंत्र चलेगी? और अगर भीड़ तंत्र, देखो ये इतना आसान भी आंसर नहीं है, इसका आंसर ऑब्वियसली यस और नो नहीं है, क्योंकि बोलने वाले ये बात बोलेंगे कि भीड़ तंत्र भी ठीक है। क्यों बोलने वाले ये बात बोलेंगे कि अगर जनता की चुनी हुई सरकार हमारी बात नहीं मानती तो फिर हम क्या करें? हमने तो वोटिंग कर दी, हमने तो चुनाव में अपना मत देकर हमने तो सरकार बना ली, या फिर हमने वोट किया भी था लेकिन हमने इस सरकार को चुना ही नहीं था कि, बट हमसे ज्यादा वोट वालों ने जनता ने उस सरकार को चुन लिया। अब ये जो सरकार बनी है ये हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये हमारी बात नहीं मान रही, तो हम क्या करें? हाथ पे हाथ लेकर बैठे रहे? ना जी, हम धरना देंगे। दैट इज भीड़ तंत्र, दैट इज मॉब। दाओ यही सीन अगर होता रहा तो ये एक इजी वे आउट हो जाएगा। क्योंकि फिर तो जनतंत्र को फायदा ही क्या है? बंद कर दो। जिसके पास जितना नंबर्स है, राइट, वो जाकर दिल्ली की सड़कें बंद कर दे, राइट, वो जाकर हाईवे बंद कर दे, वो खड़े हो जाए पार्लियामेंट के बाहर, तो ओके, तो वो भी अपना काम कराएंगे। तो आंसर इतना सिंपल फिर भी नहीं है कि क्या जनतंत्र इफ इज नॉट सक्सेसफुल, डेमोक्रेसी नहीं अच्छी लग रही, रूल ऑफ लॉ नहीं जम रहा, तो इज इट एक्सेप्टेबल कि भीड़ का सहारा लिया जाए? आई डोंट नो ये आंसर है या क्या है, बिकॉज मैंने फिर बोला इसका ऑब्वियस आंसर कुछ नहीं है। देयर इज नो इजी आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, राइट? यू विल रियली हैव टू थिंक अबाउट इट। विच वन वुड यू चूज? कि यार एट ऑल टाइम्स, मेरा वर्ड याद रखना, एट ऑल टाइम्स, हर हाल में जी हम तो जनतंत्र ही चुनेंगे, हम तो रूल ऑफ लॉ ही चुनेंगे। अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल वी हेयर आउट एनीथिंग एल्स। क्या हम ये करेंगे या फिर हम लोग अंडर सम सर्कमस्टांसेस कर सकते हैं द मॉब? थिंक अबाउट इट बिफोर यू आंसर दिस क्वेश्चन। ब्रिंगिंग अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और ये फिर उतना ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ये बड़ा फेमस है। वन इज मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड एंड द सेकेंड इज रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर इज अ वेरी फेमस वर्ड नाउ डेज। आजकल पॉलिटिकली सबको पता होता है व्हाट इज रेवड़ी कल्चर। मेरिट बेस्ड रिवॉर्ड मतलब या जितना मेहनत करोगे, जिसके पास जितना काबिलियत है, जो जितना पढ़ेगा, जो जितना एफर्ट डालेगा,
वो उसके अनुसार उसको रिवॉर्ड मिलेंगे, राइट। वो चाहे एज एन इंडिविजुअल हो, चाहे एज अ कंपनी हो, चाहे एज अ ग्रुप हो, हार्ड वर्क को रिवॉर्ड किया जाएगा, मेरिटोक्रेसी किया जाएगा, राइट जी। वही राजा बनेगा जो मेहनत कर रहा है, राइट। किसी को फ्री में कुछ नहीं मिल रहा। वेलफेयर स्टेट का मतलब यह नहीं होता कि आपको कंबल तान के बैठे हुए हो और जी सरकार के रहमो करम पर जिए जा रहे हो। एंड इवन मोर सो कि ये एक कल्चर ऑफ फ्रीबीज हो जाएगा। फ्रीबीज मतलब रेवड़ी कल्चर। सो फ्रीबी एक इकोनॉमिक मॉड्यूलर हो गया, मॉड्यूल हो गया फॉर इलेक्शन। जो मैंने तुम्हें वादा किया कि जी अगर तुमने मुझे वोटिंग करी तो मैं तुम्हें ए बी सी सब फ्री में दे दूंगा। तुम्हें ना बिजली का बिल देना पड़ेगा, ना पानी का बिल देना पड़ेगा, ना तुम्हें स्कूल जाने के पैसे देने पड़ेंगे, उल्टा घर बैठे तुम्हें पैसे मिलते रहेंगे। मुझे वोट दो। Now, is this what democracy is all about? Don't you think it will set very wrong examples, right? कि यार फ्री दे रहे तो कौन काम करेगा? अगर सरकार इन द नेम ऑफ या पार्टीज इन द नेम ऑफ फ्रीबीज लोगों को फ्री चीजें बांटते रहेगी, तो मुझे पहले यह बात बताओ कि ये रिसोर्स आएंगे कहां से? ये रिसोर्स, ये क्या पैसे क्या पेड़ से तोड़ते हुए निकलेंगे? नो, पैसे तो उनके हक से, उनके जेब से निकाला जाएगा ना, जो कि मेरिटोक्रेसी पर, हार्ड वर्क पर डिपेंडेंट है कि जी हम पैसे कमा रहे, हम टैक्स दे रहे, और अब उसी पैसे को यूज करके तुम एक पूरी पॉपुलेशन को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हो और उसके बदले में सत्ता हथिया रहे हो। रेवड़ी कल्चर जिसे बोला जाता है। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली एक दिन ये साइकिल ऑफ लाइफ विल टेक अ वेरी विशियस सर्कल। क्यों? क्योंकि उस दिन ये बड़ा ही खतरनाक हो जाएगा, जिस दिन एवरीबडी वुड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि मुझे तो फ्री में मिल रहा है तो मैं फ्री ले लेता हूं, उसको फ्री में मिला ना तो मैं मेहनत क्यों करूं? When everybody starts expecting this और everybody says यार तुमने उसको फ्री दिया था ना, मुझे भी फ्री दे दो, मैं भी काम धाम छोड़ देता हूं, मैं भी कंबल तान के बैठे रहता हूं, और तुम मेरे को पेंशन देना, मेरे को कहीं से पैसे नहीं चाहिए, मेरे को इस पॉलिसी, उस स्कीम, इस रेवड़ी के नाम पर देते रहना। अल्टीमेटली एक वो टिपिंग पॉइंट आएगा जब सरकार के पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे, क्योंकि कमा तो कोई रहा नहीं, सरकार कोई खुद इंडस्ट्री तो है नहीं, सरकार तो वो टैक्स से ही लेती है। टैक्स तब आता है जब कोई मेहनत करता है। मेहनत करने वाले भी अगर काम करना बंद कर दे तो ये तो पूरा सिस्टम ही पूरा चरमरा के गिर जाएगा। उस दिन इंडिया में कौन बचाएगा इस पूरे सिस्टम को? ये पूरा बर्बाद होने में कौन बचाएगा? सो ये बड़ा ही अजीबो गरीब कल्चर शुरू हो गया है। एंड आई थिंक इसका ऑब्वियस क्वेश्चन मैं ये नहीं पूछना चाहता, बिकॉज इसका आंसर तो कोई ये भी नहीं देगा कि सर रेवड़ी कल्चर दे दो। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि रोकोगे कैसे? इसका आंसर अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी बताना कि रेवड़ी कल्चर को रोकोगे कैसे, क्योंकि सत्ता हथियाना का और सत्ता पाने का, पावर पाने का, ये एक ऑलमोस्ट गारंटेड तरीका हो चुका है। सो हाउ वुड यू स्टॉप दिस? ये भी लिखो, ए और बी तो इसमें तो आंसर ठीक है, लेकिन लिखो, सोचोगे कैसे? क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर सरकार हेल्थ दे रही है, एजुकेशन फ्री कर रही है, इस नाम से, उस नाम से, इस नाम से, वो वेलफेयर भी तो हो सकता है, और उसी को बोलने वाले लोग फ्रीबीज भी बोल सकते हैं। सो हाउ विल यू एक्चुअली ड्रॉ अ लाइन कि ये वेलफेयर स्कीम चल रही है कि ये एक रेवड़ी कल्चर चल रहा है? सो मेक श्योर दैट यू राइट बोथ ऑफ देम, राइट। और मैं चाहूंगा कि इसका आंसर तुम सोच समझ के मुझे आंसर दो कि इसका आंसर आना क्या चाहिए। व्हाट मस्ट यू थिंक कि रेवड़ी कल्चर को कैसे आप लोग डिफरेंशिएट करोगे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। आई होप तुमको मजा आया और इन क्वेश्चंस को तुम जवाब दोगे एंड यू विल स्टार्ट एंजॉयिंग दिस, राइट। मैं चाहता हूं कि तुम बड़े जेन्युइन आंसर्स लिखो, और मैं चाहता हूं कि मुझे मजा आए ये देखते टाइम, ऐसा लगे कि क्या यार आईएएस एस्पिरेंट्स है, क्या सॉलिड आंसर दे रहे। एंड लेट्स सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस बेटर एंड मेक इंडिया अ बेटर इंडिया। लेट्स होप एंड प्रे फॉर अ वेरी गुड वीडियो और एंड वेरी गुड रिस्पॉन्स टू दिस वीडियो। तो यूसीएससी भूलना मत, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप 29 December 11 AM and 5 PM. I hope you have enjoyed this video. In the words of Unacademy, let's crack it.
Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.